जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जी के चैनल में। आज हम 14 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किए जाएंगे और उनकी एक्सप्लेनेशंस भी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कवर की जाएंगी। और ये डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी जी के _ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर सारी वीडियोस के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका पीडीएफ रेगुलरली अपलोड होता रहता है, तो आप फ्री में उन पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे से। इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जिन बच्चों को आंसर इसका पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिनको इसका आंसर नहीं पता वो वीडियो एंड तक जरूर देखें। हम ये क्वेश्चन वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 14 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु विल बिकम द नेक्स्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट रिप्लेसिंग सौरव गांगुली? सौरव गांगुली की जगह अगला बीसीसीआई अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है रॉजर बिन्नी। जो रॉजर बिन्नी है वो 1983 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेले हुए हैं, एक स्टार प्लेयर थे 1983 वर्ल्ड कप में। और ये 18 अक्टूबर 2022 को जब बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग होगी मुंबई में, वहां पर ये पदभार संभालेंगे प्रेसिडेंट का। और इनके अलावा आशीष शेलार बनेंगे ट्रेजरर, जिन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया है 2017 से 2019 के बीच में। और देवजीत सैकिया को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा, जो कि करंटली सेक्रेटरी हैं कहाँ के? असम क्रिकेट एसोसिएशन के। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अरुण धूमल अगले आईपीएल चेयरमैन बनने के लिए अब तैयार हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिलहाल बीसीसीआई सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और ये कब स्थापित हुई थी? दिसंबर 1928 में बीसीसीआई स्थापित हुई थी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच सुपर कंप्यूटर हैज बीन अनवेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में किस सुपर कंप्यूटर सुविधा का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर है परम कामरूपा। तो ये जो परम कामरूपा नाम का सुपर कंप्यूटर है ये आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है। और किसने इनॉग्रेट किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ये भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये किस मिशन के तहत लगाया गया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। और ये किस किस क्षेत्रों में काम करेगा? एडवांस कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर टेक्निक्स along with the solutions for many issues to the north east region। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। which new scheme has been approved by the union cabinet chaired by PM मोदी for the development of the north east region? PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर है पीएम डिवाइन। ऑप्शन बी है जो यहाँ पे पीएम डिवाइन, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो पीएम डिवाइन स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2022-23 के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था। और ये क्यों किया जा रहा है? जिससे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जहां पे डेवलपमेंट में कमियां रह गई हैं, जो गैप्स रह गए हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए ये स्कीम अनाउंस की गई है। और ये जो स्कीम है ये 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए 2022-23 से 2025-26 तक लागू की जाएगी। और सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए, मतलब 6,600 करोड़ का बजट है इस स्कीम के लिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिसेंटली द ग्लोनास K1 नंबर 17 सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में ग्लोनास K1 नंबर 17 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। तो ग्लोनास K1 नंबर 17 सैटेलाइट जो है ये किस रॉकेट पे भेजी गई? सोयूज 2 रॉकेट पे भेजी गई। और ये कहाँ से भेजी गई? प्लेस्तेक कॉस्मोड्रोम, जो कि रफली 8,000 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ मॉस्को, रशिया में। तो ग्लोनास K1 नंबर 17 सैटेलाइट जो है ये 3rd जनरेशन रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि ग्लोनास कहते हैं। जैसे ग्लोनास क्या है? जैसे आप जीपीएस होता है वैसे ही ग्लोनास एक सिस्टम है जो कि रशिया का सिस्टम है। जीपीएस जो है वो यूएस का सिस्टम है और ग्लोनास रशिया का सिस्टम है, और इसे एक कॉम्पिटिटर माना जाता है जीपीएस का बहुत बड़ा। तो ये सैटेलाइट किसने डिजाइन और डेवलप की है? रशियतनेव इंफॉर्मेशन सैटेलाइट सिस्टम्स कंपनी ने, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी जो है रॉसकॉस्मोस उसी का एक डिवीजन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु इज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द वेबसाइट मां भारती के सपूत?
मेड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में योगदान के लिए बनी वेबसाइट मां भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 4th रूट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। दिस रूट इज बिटवीन विच 2 रेलवे स्टेशन? हाल ही में पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के चौथे मार्ग का उद्घाटन किया और ये मार्ग किन 2 रेलवे स्टेशन के बीच है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊना टू न्यू दिल्ली, ऊना से नई दिल्ली। और जैसा कि हम सब जानते हैं अभी वंदे भारत एक्सप्रेस के अब 4 रूट हो गए हैं, इससे पहले 3 रूट थे। ये चारों रूट एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। न्यू दिल्ली टू वाराणसी है, नई दिल्ली से कटरा, मुंबई से गांधीनगर और अब नई दिल्ली से ऊना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Recently, the World Bank has extended an unconditional loan of $250 million to a project which is implemented by an Indian state government. What is the name of this project? हाल ही में विश्व बैंक ने एक भारतीय राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एक परियोजना के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त का ऋण दिया है। इस परियोजना का नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट। और सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट है। तो सॉल्ट प्रोजेक्ट दुनिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल एजुकेशन सेक्टर में है और वर्ल्ड बैंक ने इसे किसी भी शर्त के बिना फंड किया है। तो अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्व भूषण हरिचंदन। याद रखने वाली बातें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRII? असमानता को कम करने के लिए नवीनतम प्रतिबद्धता सूचकांक CRII में भारत का रैंक क्या है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है 123। भारत का रैंक है 123। कितनी कंट्रीज में से? 161 कंट्रीज में से। भारत ने भले ही इस साल जो है 7 रैंक ऊपर गया है भारत, इससे पहले और भी नीचे था, अब 7 रैंक ऊपर आया है, लेकिन फिर भी अभी भी 161 कंट्रीज में से बहुत ही नीचे है भारत का रैंक इस मामले में। और इधर नंबर 1 कौन है? नॉर्वे। नंबर 2 पर है जर्मनी और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रिसेंटली विच इंडियन नेवल शिप हैज रीच्ड पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका to participate in the 7th edition of IBSAMAR? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में IBSAMAR के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पर पहुंचा है? तो इसका करेक्ट आंसर है INS तरकश। IBSAMAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम। तो ये क्लियर कर देता है ये एक्सरसाइज जो होती है नेवल एक्सरसाइज, ये किन किन कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया की नेवी के बीच में, ब्राज़ील की नेवी के बीच में और साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में। तीनों कंट्रीज की नेवी के बीच की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है IBSAMAR। कहाँ पर हो रही है इस साल? साउथ अफ्रीका में, इसीलिए पोर्ट एलिजाबेथ पर INS तरकश पहुंचा है। कौन सा जहाज भारत की तरफ से गया है? INS तरकश गया है। इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर भी गए हैं और मार्कोस जो हमारे कमांडोज हैं, नेवल कमांडोज, वो भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम हिमकैड? किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई योजना हिमकैड शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब ये हिमकैड किस चीज़ के लिए योजना है? बेसिकली क्या होता है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चरल एरिया है, अभी एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है, कृषि क्षेत्र है, वो बारिश पर निर्भर है। इरिगेशन इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है जो ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी किसानों के खेतों को देगी, ये जिससे कि पानी भी बचाया जा सके, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सके और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी की जा सके। तो अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल समर्स में होती है हिमाचल प्रदेश की शिमला और विंटर्स में कैपिटल होती है धर्मशाला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात याद रखने के लिए है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती है कि समर कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की और विंटर कैपिटल क्या है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जयराम ठाकुर। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है वहाँ के? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। रिसेंटली वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? और इसका करेक्ट आंसर है चंबा। चंबा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए थे 2 दिन की विजिट पर, और वहीं पर ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए। अब क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एट डिब्रूगढ़ इन असम एंड जबलपुर इन मध्य प्रदेश? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय वायरोलॉजी विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रखी है। तो यहाँ पर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? पुणे में है, हेड ऑफिस अगर बोले या हेडक्वार्टर बोले। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर प्रिया अब्राहम। और ये कब स्थापित हुआ था? 1952 में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ कंप्लीटली स्विच टू ग्रीन एनर्जी सोर्सेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हरित ऊर्जा स्रोतों में बदल गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? अदानी ग्रुप करता है। और ये अब कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी सोर्सेस पर शिफ्ट हो गया है, जिससे कि 95% जो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आती है? हाइड्रो और विंड से, मतलब पानी और हवा से। और जो बची हुई 5% रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आती है? धूप से, यानी सोलर पावर से। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जिसने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ की और सोलली केवल और केवल ग्रीन एनर्जी पर ये चलने लग गया था, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करके। कब से? अप्रैल 2022 से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। When the International Day for Disaster Risk Reduction is observed? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है और इसका करेक्ट आंसर है 13 अक्टूबर। हर साल 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। हु इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022? चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं इस समय। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो 4th हेली इंडिया समिट 2022 ये कहाँ पर हो रहा है। बेसिकली शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो कि श्रीनगर में मौजूद है, वहाँ पर हो रहा है। इस बार थीम क्या है इसकी? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये है हेली इंडिया समिट 2022 की थीम। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K कौन है? मनोज सिन्हा, याद रखने वाली बात। तो दोस्तों ये थे 14 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स। और अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि हमने शुरुआत में पूछा था वीडियो के। जिसको आंसर पता है अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिसको नहीं पता हम जस्ट अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वॉज एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1992, 1992। और फिलहाल भारत में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। हम अगली वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे कि कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, और आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अब चलते हैं 13 अक्टूबर 2022 के रिवीजन टेस्ट पर। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे 13 अक्टूबर 2022 की वीडियो से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 अक्टूबर की वीडियो में, वो कवर किए गए हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर राइट साइड में आपको इसका कार्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो वीडियो में 13 अक्टूबर की वीडियो में कवर की जा चुकी हैं। तो 13 अक्टूबर की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें भी। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड अ 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलिया में किया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेयर डिड द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंटरनेशनल कांग्रेस टुक प्लेस? द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई थी?
तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल सिलेक्ट कर लें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो कि आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।